बैक टू पिकनिक स्टडी पॉडकास्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नीट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो नीट 2027 दे या 2028। उनकी बहुत सारे डाउट्स होंगे जो स्पेशली ड्रॉप ईयर के बच्चे होते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करने चाहिए जब हमारी पहले से कुछ तैयारी हो चुकी हो। क्या हमारे ड्रॉप ईयर में एक अच्छा कॉलेज में जा सकते हैं क्या? तो हमारे साथ है अभी राजस्थान से भरत पटेल, जिन्होंने 2025 जो नीट 2025 जो एक पेपर हार्ड था उसको क्रैक करके जीएमसी में है। तो थैंक यू सो मच सर जो हमारे साथ जुड़े, भरत पटेल। Thank you, sir, for inviting me to this podcast. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप अपनी जर्नी अपने वर्ड्स में बताइए, कैसे आपकी जर्नी रही, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कहाँ से ये ड्रीम्स आए और कौन कौन से ड्रॉप ईयर्स रहे, क्या रैंक थी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ मुझे नीट AIPMT के बारे में कुछ खास पता था नहीं। कि हमारे गांव में दो दीदी हैं हमारे फैमिली के आसपास ही पड़ोस में, तो उनका सिलेक्शन हुआ। फिर उनसे मैंने बात की, उनके छोटे भाइयों वगैरह से, तब उन्होंने मुझे गाइड किया एंड मैंने स्टार्ट किया। 11th में जब मैं आया तो मैंने सडन डिसाइड किया कि 11th साइंस से करना सही रहेगा एंड मैंने कोचिंग ली। लेकिन कोरोना की वजह से कोचिंग भी बंद हो गई एंड फिर 12th 11th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही किया। फिर फर्स्ट ड्रॉप में भी कोचिंग खास स्टार्ट हो नहीं पाई क्योंकि वही कोरोना था। सेकंड ड्रॉप में मैंने घर पे बोल के हमारे जोधपुर में एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन की एंड मेरे मार्क्स में जंप भी उस टाइम दिखा। फर्स्ट ड्रॉप में मेरे मार्क्स थे 286, सेकंड ड्रॉप में मेरे मार्क्स 300 बढ़ के 585 हो गए। फिर वहां से मैंने थर्ड ड्रॉप जो लिया वो मैंने घर से ही लिया। कोचिंग मुझे लग गया था कि अब क्लास में सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके थे, बस टेस्ट देने की जरूरत थी और मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत थी। इसलिए मैंने घर बैठ के तैयारी की और एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जो पर 2 वीक पे टेस्ट होते थे एंड उससे मेरे स्कोर बढ़ते गए। कभी कभी बहुत अच्छी रैंक आती थी, राजस्थान में अच्छी रैंक आती थी, ऑल इंडिया लेवल पे भी अच्छी रैंक आती थी। तो ऐसे करता गया। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए, बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन फाइनली अब जब नीट 2024 हुआ उसमें भी मेरे मार्क्स 649 आ रहे थे। मुझे लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं शांति करके बैठ गया। फिर जब नीट का रिजल्ट आया एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ कि रैंक इतनी ज़्यादा आ गई, मार्क्स वर्सेस रैंक जो हुआ था लास्ट, सबसे पहले वही हुआ था 2024 में ही। फिर 2-3 महीने तक मैंने काम पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं की। 2024 के रिजल्ट के बाद मैंने छोड़ दिया था होप कि मैं पढ़ाई वगैरह कुछ करूँगा। मैं पापा के साथ काम पे जाने लग गया। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो मैंने उनके साथ काम पे स्टार्ट कर दिया। वो उन्होंने मना भी किया लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे अब नहीं पढ़ना। फिर कुछ टाइम तक तो उन्होंने मुझे झेला कि ठीक है आज। फिर फाइनली उन्होंने बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई कर अपनी, हम तुझे जो भी चाहिए सपोर्ट वगैरह सब करेंगे लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपने काम से उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर फाइनली मैंने वापस अक्टूबर 2024 में स्टार्ट किया एंड जब मेरे पेपर में शायद 7 महीने बचे थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 और वो 4 महीने वो वाले। तो फिर उस 7 महीने में मैंने जम के प्रिपरेशन की। दुख भी हुआ जब दिवाली पे राजस्थान के स्टेट राउंड का रिजल्ट आया और मेरे पापा की तबीयत खराब थी। तो मैं क्योंकि रैंक तो मेरी इतनी ज़्यादा थी, मुझे लगा नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा स्टेट राउंड में। तो मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मैं उनको छोड़ के, मुझे सही नहीं लगा कि मैं डॉक्यूमेंट जमा कराने जाऊँ जयपुर में, वैसे भी सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो मैं वहाँ गया नहीं। एंड फिर जब स्टेट राउंड का रिजल्ट आया, जब पापा भी घर आ चुके थे दिवाली के बाद, तो उसके बाद तो मेरे को खुद को सँभालना ही मुश्किल हो गया कि काश मैं डॉक्यूमेंट जमा कर लेता तो आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में, जहाँ मेरे से कम मार्क्स वाला बंदा सिर्फ एक है, पूरे राजस्थान में एक ही बंदे का मेरे से कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे बहुत दुःख हुआ। उसके बाद 6 महीने खुद को कैसे सँभाला, ओवरथिंकिंग बहुत होती थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। सोचता था कि काश मैं उस टाइम डॉक्यूमेंट जमा करा देता, तो आज मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। क्योंकि फिर मैंने फैमिली फंक्शन में भी जाना छोड़ दिया था। सब लोग वही पूछते थे कि तू क्या करता है, कैसे? क्योंकि मार्क्स कोई देखने वाला नहीं है, सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। फिर जैसे-तैसे मैंने प्रिपरेशन की, टेस्ट देता रहा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे एंड नीट 2000 फाइनली वो दिन आया जब नीट 2024 25 का पेपर था 3 मई। और पेपर देने से पहले मैं फुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि टेस्ट में मेरे मार्क्स 680 670 तो हमेशा ही रहते थे। तो मुझे लगा था कि इस बार हो जाएगा। एंड जब पेपर दिया तो पेपर में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जब मैंने बायो से स्टार्ट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो बायो के भी सारे क्वेश्चन टफ करते जा रहा हूँ। लगभग मैंने 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और
बाकी बीच में स्किप करता गया। फिर केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री भी टफ, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करते हुए गया। फिर फिजिक्स में गया एंड फिर मैंने लास्ट में तुक्के भी लगाए बहुत सारे था। मैंने सोचा अब करना तो है, मुझे लग गया था कि मेरा होना नहीं है उस टाइम, क्योंकि पेपर इतना टफ था, किसी को आइडिया नहीं था कि कट ऑफ सच में इतनी कम चली जाएगी। फिर किया, फिर घर आके मार्क्स कैलकुलेट किए, रात को 8 बजे के आस-पास मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए और मेरे मार्क्स बन रहे थे उस टाइम 530। होप तो चली गई थी कि मेरा होगा, नहीं तो मैंने फिर राजस्थान में एक नर्सिंग का भी एग्ज़ाम होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ करके, आरयूएचएस का। तो मैंने वो भी दिया कि एटलीस्ट अब ये नहीं होगा तो अब मैं और ड्रॉप नहीं लूँगा फिर। तो वो दिया, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे थे, तो उसमें मुझे राजस्थान का टॉप कॉलेज मिल रहा था, एसएमएस मेडिकल कॉलेज नर्सिंग में। लेकिन जब नीट का रिज़ल्ट आ गया तो फाइनली मेरी रैंक 21,423 आई, तो मुझे लगा कि अब मेरा हो रहा है, तो फिर मैंने वो रिज़ल्ट तो छोड़ दिया जो नर्सिंग वाला था। लेकिन जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आया, 12 जून का टाइम है लगभग, मैं अपने पापा के किसी रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था और मैंने सोचा था कि सबसे पहले रिज़ल्ट मैं देखूँगा और अगर अच्छा नहीं आया तो घर पे शाम तक तो नहीं बताऊँगा। जबकि वो दिन में 12 बजे रिज़ल्ट आ गया था। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया, भाई को कॉल किया, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि अगर नहीं भी होगा तो भी हम तुझे क्योंकि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होते हैं, उसकी फीस बहुत हाई है राजस्थान में, लेकिन उन्होंने बोला कि हम तुझे वहाँ भेज देंगे। लेकिन तू टेंशन मत ले, क्योंकि मैं खुद उस टाइम 2 महीने जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, होप तो थी ही नहीं, क्योंकि इतने कम मार्क्स पे तो कभी होता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से सँभालता था, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे। रिज़ल्ट आया तो पापा, भाई सब बहुत खुश थे उस दिन, मम्मी भी। उस दिन के बाद मेरी अच्छी लाइफ शुरू हुई, बहुत अच्छी, मतलब चीज़ें, हर चीज़। मेरा भाई जो 2024 में मुझे एक फ़ोन पसंद आया था। पापा के पास, भाई के पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 24 अल्ट्रा निकला था सैमसंग का, तो मैंने कहा मुझे ये दिलाओ, मैंने बहुत जिद की, मुझे नहीं दिलाया। और जब ये अभी 25 में सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि इतना महँगा फ़ोन लेके क्या करना है? तो भाई ने फिर भी बोला कि अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अब चीज़ प्रीमियम मिलेंगे। तो उस टाइम 25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ, दिला दिया। टैबलेट भी दिलाया सैमसंग का, वो भी अच्छा दिलाया, S9 अल्ट्रा करके। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, तो घर आया हूँ तो भाई ने अभी बाइक भी बुक करवाई है, रॉयल एनफील्ड की। अब सब चीज़ें मिल रही है, घर पे भी सब, जहाँ भी जाते हैं सब लोग डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं, अब तो नाम भी नहीं लेते लोग। अब तो डॉक्टर साहब कह के बुलाते, अब अच्छा फ़ील हो रहा है और लग रहा है कि अब करियर अपना स्टेबल है। नीट पीजी की भी तैयारी करने का सोच रहा हूँ अभी सेकंड ईयर से। अब सब सही जा रहा है मतलब। फाइनली एक जो वो टाइम था, फेज़ था जब आप ड्रॉप पे ड्रॉप थे, फिर कंस्ट्रक्शंस के काम पे चले गए, फिर वो काउंसलिंग का जो मिस्टेक हुआ, ये सब के बाद अब लाइफ स्टेबल है। लेकिन जो बच्चे भी नीट ड्रॉप ईयर में होंगे या फिर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या जो 10th से पहले आपका बैकग्राउंड था, क्या आप पढ़ने में तेज थे या फिर एक नॉर्मल एवरेज लेवल के बच्चे थे या फिर बिलो एवरेज थे, क्या थे? और उसके बाद पीसीएम लेने के पीछे का कारण आपका क्या, नीट करना ही था या फिर पीसीबी लेने के बाद पता चला आपको, पीसीबी लेने के बाद पता चला कि हाँ मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बाद आपको पता चला नीट से हम एमबीबीएस जा सकते हैं वगैरह? मैं 10th तक मेरा 3rd क्लास से मेरे को प्राइवेट स्कूल में डाला था, उससे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो जब मैं गवर्नमेंट में 4th क्लास पास कर गया था, उसके बाद वापस पापा ने प्राइवेट डाला। और उस टाइम मेरे पापा इतने पढ़े लिखे थे नहीं और हमें भी इतना था पता था नहीं, तो वो टीसी लेके नहीं आए, तो उन्होंने मेरे को 2nd क्लास में वापस बिठा दिया। लेकिन वो मुझे लगता है सही रहा, उस टाइम से मेरी स्टडी अच्छी हुई, 3rd क्लास से मैं क्लास टॉप करने लग गया। उसके बाद मैं स्कूल में, क्लास में, गाँव में टॉपर मैं ही था, मतलब 10th तक अपने। और 10th होने तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं पीसीबी लूँगा। मैंने इवन साइंस के लिए भी नहीं सोचा था, मैं आर्ट्स के लिए सोच रहा था, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच रहा था, यूपीएससी के लिए सोच रहा था। लेकिन जैसे ही 27 मार्च 2019 को हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे, तो मैंने इन दीदीज़ के बारे में भी सुना हुआ था कि ये एमबीबीएस में है, इनकी लाइफ़ बहुत अच्छी जा रही है। तो मैंने एकदम से इनके छोटे भैया हैं, उनको कॉल किया, वो भी एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे नीट की उस टाइम। उनसे बात करी, फिर मैंने हाथों-हाथ डिसाइड किया कि क्योंकि आर्ट्स लेने के बाद साइंस में नहीं जा सकते, तो सारे रास्ते एकदम ही बंद हो जाते। वरना मैंने सोचा अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं 12th के बाद वापस आर्ट्स में आ जाऊँगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं एक बार तो प्रिपरेशन करूँगा। एंड उन 3 दिन के बाद 1 अप्रैल से मैंने कोचिंग कोचिंग जाने का सोचा, 1 साल गया भी। वहाँ पे अच्छे से मैं 1 साल उस कोचिंग में टॉप रहा था, मतलब फर्स्ट मैं ही आता था उस टाइम। फर्स्ट सेकंड पोज़ीशन मेरी हमेशा रहती थी। फिर शायद 15 मार्च के आस-पास हमें कोचिंग वालों ने बोल दिया कि 15 दिन की छुट्टी है, वापस ओपन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम कोरोना नया-नया आया था, तो सभी को लगा था कि 15-20 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कोचिंग वालों ने 15 दिन की छुट्टी दी और वो 15 दिन की छुट्टी फिर
बहुत लंबी छुट्टी में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिर घर आए, फिर 12th भी गवर्नमेंट से करना पड़ा क्योंकि अब कोचिंग बंद है, तो फीस देने का कोई मतलब मुझे लगा नहीं, तो मैंने वहाँ से एडमिशन कैंसल करवा के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया और घर पे बैठ के तैयारी करने लगा खुद से यूट्यूब के लेक्चर से। बट यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पूरा पढ़ाते हों। मैंने 1-2 चैप्टर किए, पीवाईक्यू लगाए, तो 1-2 कॉन्सेप्ट तो हमेशा मिस हो जाते थे कि यूट्यूब पे पूरे नहीं करवाते थे। इस वज़ह से मेरा बहुत टाइम हुआ। 12th मेरी फिर खराब हो गई। फिर फर्स्ट ड्रॉप भी उस टाइम भी कोरोना ही था, कोचिंग्स थी नहीं। सेकंड ड्रॉप में मैंने फिर कोचिंग जॉइन की और मेरे मार्क्स जो फर्स्ट ड्रॉप के बाद 286 थे, सेकंड ड्रॉप में के बाद मेरे 585 हो गए। सीधा-सीधा 299 मार्क्स का जंप मिला मुझे और फिर वहाँ से मुझे लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। मुझे कुछ ही मार्क्स से रह गया था मैं उस टाइम भी, क्योंकि 605 के लगभग कट ऑफ गई थी राजस्थान की उस टाइम। तो मुझे लगा 20 मार्क्स का है, नेक्स्ट ईयर तो अच्छे से 650 के आस-पास ले आऊँगा और अपने जो शहर में एसएन मेडिकल कॉलेज है, प्रेस्टीजियस है, राजस्थान का सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज है वो। तो मैंने सोचा यहाँ एडमिशन हो जाएगा एंड मैंने वापस तैयारी शुरू की घर से ही। एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली ताकि मेरा रिदम बना रहे टेस्ट के मार्क्स की वजह से और उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन होती रहे। टेस्ट देने जाता, घरवाले मार्क्स पूछते थे, मेरे घरवाले ऐसे था नहीं कि ले मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। तो वो उनको अच्छे मार्क्स दिखाने के लिए मेरे को पढ़ना तो पड़ता ही था, तो अच्छे से पढ़ता था। तो जैसे-तैसे 2024 के नीट तक पहुँचा और पेपर दिया। पेपर देने के बाद घर आने तक तो मुझे लग रहा था कि 630 भी आ जाए तो बहुत है। मुझे डर लग रहा था पेपर देके कि मुझे लगा सिली मिस्टेक हो गई होंगी, ये हो गया होगा। फिर फाइनली जब घर आके चेक किया तो 640 बन रहे थे एंड जब नीट का रिज़ल्ट आया तो पहले जब रिज़ल्ट आया तो 654 थे। तो उसमें मेरी रैंक शायद 26 के समथिंग थी एंड उसके बाद एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से केस हुआ, उसके बाद कैंसल हो गया और उसकी वजह से फिर मेरे मार्क्स 649 हो गए और रैंक भी 27 के क्या प्लस चली गई। तो उस टाइम क्योंकि 2023 में मैंने काउंसलिंग का रिज़ल्ट देखा तो मुझे लगा था कि 27,000 रैंक पे तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड मैंने काउंसलिंग तो सारी कराई चॉइस में। कुछ मिला नहीं। फिर उस थर्ड राउंड खत्म हुआ उसके आस-पास मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई। उनको हर साल ही डेंगू होता था बट उस साल इतना खतरनाक हो गया कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। उनकी प्लेटलेट्स 13 के पहुँच गई, तो मैं उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता था। और उसी बीच राजस्थान का स्टे राउंड भी हुआ जिसमें उनके ब्रोचर में लिखा था कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वगैरह, तो मैंने पढ़ा तो था ब्रोचर, लेकिन मुझे लगा अगर ऑनलाइन कुछ नहीं होगा तो फिर बाद में देखेंगे। क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि पापा को छोड़ के उनको छोड़ के मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करूँ और जयपुर जाऊँ जमा वगैरह कराने। एंड फिर ऑनलाइन भी हो गए, कॉलेज फ़ीस तो ऑनलाइन भी हो गए, तो मुझे लगा इन्होंने नियम बदल दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कॉलेज तो मेरे फ़ील हो गए, लेकिन जब स्टे राउंड का रिज़ल्ट आया, पापा भी घर आ चुके थे, तब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा नाम नहीं था और मेरे से कम मार्क्स वाले का ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में ही, जो मेरी भी ओबीसी एनसीएल ही कैटेगरी है, तो उसमें एक बंदे को मिला हुआ था राजस्थान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा, उसी साल खुला था 2024 में। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, सब चीज़ें की, तो पता चला कि जिसने डॉक्यूमेंट जमा करवाए जयपुर जाके, उनके ही काउंसलिंग का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ। तो ऑब्वियसली मैंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए थे, तो मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। वो जब दिवाली के बाद मैंने वापस, क्योंकि मुझे लगा तो था कि वापस प्रिपेयर करनी है, तो मैंने स्टार्ट तो कर ली थी प्रिपरेशन। लेकिन उसके बाद 6 महीने तक खुद को ऐसे सँभालना कि मैं सेलेक्ट हो सकता था, एक छोटी-सी गलती से मैं रह गया। उसके बाद के 6 महीने मैंने बहुत मुश्किल से खुद को सँभाला। हर रोज़ मुझे बुरा लगता था, कभी बहुत परेशान होता था, कभी किसी दोस्त को कॉल करता जो सेलेक्ट हो चुके थे, उनसे बात करता तो वो बताते थे कि कोई नहीं, अब 6 महीने की बात है, सेलेक्ट हो गया तो सब सही हो जाएगा। ऐसे खुद को मोटिवेट रखते-रखते टेस्ट दे देते। 2025 का पेपर दिया, उस टाइम भी मेरे पेपर के पहले के मार्क्स 680 के आस-पास रहते थे, तो मुझे लगा कि कोई नहीं, अब चॉइस रह गया तो रह गया, 25 में सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही 25 का पेपर हुआ, पेपर हाथ में आते ही आधे घंटे के अंदर तो मैं पूरा काँपने लग गया उधर कि अब कैसे, क्योंकि टाइम मैनेज होना मुश्किल था, इतने लेंथी क्वेश्चन आए, पहली बार टफ पेपर आया नीट की हिस्ट्री में। तो खुद को मैनेज करना उधर, मैं काँपते-काँपते पेपर कर रहा था कि भई, फिर भी सोच रहा था कि ओएमआर का गोला खराब ना हो जाए, क्योंकि हाथ काँप रहे थे, तो फिर भी कैसे-कैसे करके पेपर कंप्लीट किया और बाहर आते ही पापा तो खुश थे, पापा को लगा कि अब तो बहुत अच्छा करके आया वो, क्योंकि टेस्ट में भी अच्छा कर रहा था। तो मैंने कहा बहुत टफ पेपर था, बहुत कम मार्क्स आएँगे। उन्होंने बोला कि तेरे लास्ट ईयर जितने आएँगे आए थे उतने तो एटलीस्ट आ ही जाएँगे। लास्ट ईयर तो मेरे चॉइस में तो 649 आए थे।
लेकिन वो तो पॉसिबल था नहीं इस पेपर में। 649 पे तो अंडर 500 रैंक थी 25 के पेपर में। फिर घर आए, रात को 8 बजे के आसपास मैंने आंसर की चेक किया, 530 मार्क्स बने और फिर मुझे तो होप मैंने तो छोड़ दी थी कि होगा नहीं होगा। फिर अलग-अलग कोचिंग के 2-3 दिन बाद कट ऑफ्स के वो एनालिसिस करके निकालने लगे, तो सब लोग 510 प्लस बोल रहे थे सिलेक्शन के लिए, तो मेरे मार्क्स 530 थे, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मैं सेफ हूँ। लेकिन कोचिंग वाले तो चॉइस में भी बोल रहे थे कि 640 वाले का तो 100% होगा, तो मुझे भरोसा खास हो नहीं रहा था जब तक रिजल्ट नहीं आया। तो 12 जून 2025 को नीट का रिजल्ट आया, तब तक मैं बस गुमसुम सा घर पे पड़े रहता था, बस किसी से मिलता ज़्यादा था नहीं। जैसे ही मतलब रिजल्ट आया उस दिन 12 बजे के आस-पास आया, मैंने 12:21 को रिजल्ट चेक किया, मुझे अभी टाइम भी याद है, 12:15 पे रिजल्ट पब्लिश हुआ और 12:21 पे चेक किया। और जैसे ही मैंने पहले सबसे पहले रैंक देखी, क्योंकि मार्क्स तो पिछली बार भी अच्छे ही थे, तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है। रैंक चेक की और 21,427 रैंक देखते ही मेरे को सबसे पहले ऐसा लगा कि हाश! अब ये जर्नी यहाँ स्टॉप हुई, अब और कोई ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं लेना है। फिर मैंने सबसे पहले भाई को, पापा को कॉल करके बताया, तो उन्होंने भी सबसे पहले, उनको भी लगा नहीं कि होगा। तो उन्होंने बोला पक्का गवर्नमेंट में हो रहा है ना? क्योंकि वो भी तैयार थे कि अब नहीं होगा तो सेमी दिला देंगे। ठीक है, फीस हाई है राजस्थान में, बट कुछ नहीं, दिलाना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि लेकिन जैसे ही बताया कि गवर्नमेंट में हो रहा है तो वो भी बहुत खुश हुए, पापा भी बहुत खुश थे। उसके दिन से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई आगे तो। अभी मैंने जब अपना एक पेज भी चालू किया है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जिसमें, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे हैं भाई जिनको सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम होती है और किसी से बात करने वाला कोई होता नहीं। मेरे टाइम भी मेरे से बात करने वाला कोई था नहीं। तो वो जो भी चाहते हैं, मेरे को कभी डीएम आता है, अभी बहुत आ रहे हैं कि 4th ड्रॉप है, 3rd ड्रॉप है, तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। डॉक्टर भरत पटेल करके इंस्टा पे मेरा पेज है। भैया का पेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और रहा यूट्यूब की भी बात की भैया ने, तो वो भी मैं लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भैया से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बच्चों को डाउट्स रहते हैं, आप कमेंट में भी बता सकते हैं, टैग कर सकते हैं भैया को, और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आप और भी क्वेश्चन पूछना चाहें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लाए हैं जो भैया से हम पूछेंगे। तो जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए, ये आपके सबसे पहला मोटिवेशन कहाँ से था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि इतने सारे ड्रॉप लेना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ मेरे को एमबीबीएस अच्छी लगती है वैसी कोई इतना ड्रॉप ले ले। कहीं से तो इंस्पिरेशन होगा कि हाँ डॉक्टर बनने के बाद ऐसा करूंगा, या फिर कुछ इंस्पिरेशन किसी से मिली हो। पहले 12th तक तो मेरे को खास वो नहीं था कि यार, पता नहीं था आगे डॉक्टर बन के क्या करते हैं, एमओ बनते हैं, मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। अब तो सब पता है, मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, पीजी करते हैं, सुपर स्पेशलिटी करते हैं। लेकिन वो दीदी भैया हुए तो उनकी लाइफ बहुत सही जा रही थी। गाँव में उनकी अच्छी इज़्ज़त थी, हर जगह उनको गेस्ट के रूप में बुलाया भी जाता, अवार्ड्स दिए जाते। तो मेरे को यही था कि कम से कम मेरी एक रिस्पेक्ट होगी लोगों में, और डॉक्टर ऐसा प्रोफ़ेशन है जिससे मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूँगा। इसलिए भी, और एक स्टेबल करियर भी है मेडिकल मेडिकल फ़ील्ड की। मेरे मेरा करियर भी सेफ रहेगा और मैं लोगों की मदद भी कर पाऊँगा, दोनों चीज़ें रहेगी। क्योंकि मैं पहले यूपीएससी करना चाहता था, वो भी समाज सेवा के लिए ही था, और ये भी मेडिकल फ़ील्ड भी ऐसा ही है जिसमें मैं ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए और लोगों की जो भी दुःख तकलीफ़ हो उनको दूर कर सकूँ ऐसे। जब आपके फर्स्ट ड्रॉप में 280 समथिंग आए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत कम लाते हैं स्कोर फर्स्ट ड्रॉप में या फिर फ्रेशर अटेम्प्ट में, तो उस बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंस है, उस भरत पटेल को कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, मैं प्रिपरेशन करके नीट क्रैक कर दूंगा, भले ही मेरे मार्क्स आज 280 आ रहे हैं। उस टाइम तो सच बताऊँ ना सर, मैंने घर पे भी 286 नहीं बताए। घर पे मैंने 469 बताया था। वो ऐसे जोड़-ताड़ के बताया कि घर वाले मुझे प्रिपरेशन तो करने थे आगे, क्योंकि 286 में मुझे नहीं लगा कि मेरे पापा, जो मैं बचपन से टॉपर रहा हूँ और अब इतने कम मार्क्स पे मुझे प्रिपरेशन करने देंगे। तो मैं घर पे तो झूठ बताया था कि मेरे 469 आए, और उसके बाद मैंने एक कोचिंग, क्योंकि वरना कोचिंग में एडमिशन लेना था, वो मेरे पे भरोसा ही क्यों करेंगे घर वाले। तो कोचिंग में एडमिशन लिया। जब मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया तो मेरे साथ 500 मार्क्स वाले भी थे, एक बंदा 600 मार्क्स वाला भी था। 600 तो उस टाइम सिलेक्शन हुआ था, 600 के आस-पास था, 590 के आस-पास था शायद। और एक मेरे गाँव से ही था जिसके 390 के आस-पास मार्क्स थे, और मैं तो 286 पे था। वो मार्क्स मैं बता भी नहीं सकता था किसी को। फिर मैंने सोचा मैं कर लूँगा। मैंने अगस्त में कोचिंग जॉइन करी। उस टाइम क्योंकि जुलाई में ही हुआ था 2023 का पेपर, तो टाइम 10 महीने ही बचे थे। अगस्त से देखा तो इतना ही टाइम बचा था, 9 महीने लगे, 10 भी पूरे नहीं।
लेकिन मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने अभी तक कोचिंग ली ही नहीं। उस कोचिंग में ही गया था मैं जहाँ वो दीदी वगैरह जो मेरे गाँव के सेलेक्ट हुए वो गए, वहीं गया था। मैंने कहा अगर इनका हो सकता है वहाँ जाके तो मेरा भी हो सकता है। वो भी स्कूल में मेरे जैसे ही थे पढ़ने में। तो मैं ये सोच के गया था उस कोचिंग में। फिर वहाँ दिसंबर तक कोचिंग की, लेकिन सच बताऊँ तो वहाँ मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। टेस्ट दे रहा था, वहाँ पे भी 300 के आस-पास मार्क्स आ रहे थे। मैंने इवन 270 मार्क्स भी फेस किया वहाँ पे, दिसंबर तक। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त से बात की जिसका नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, समुंदर सिंह नाम है। उसने मेरे को बहुत समझाया, वो एलन कोटा में था। अब मेरे सारे दोस्त एलन कोटा चले गए थे। उनके मार्क्स क्योंकि 23 के पेपर में 500 के आस-पास सबके आए थे, तो पेरेंट्स ने भेज दिया और स्कॉलरशिप भी मिल गई। मेरे थे नहीं मार्क्स, तो मुझे लगा मैं कोटा जाऊँगा, तो मार्क्स बताते ही वो लोग मेरे को स्कॉलरशिप देंगे नहीं, पापा के पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो मैं जोधपुर ही जाके पढ़ा। फिर एक दोस्त ने मेरे को इतना समझाया कि अभी 4 महीने हैं। उस टाइम मेरे भाइयों के भी मार्क्स नहीं आ रहे थे जनवरी में तक तो। तो मैंने कहा अब मैं कैसे मैनेज करूँगा? फिर उस दोस्त ने बताया कि अभी बहुत टाइम है, एटलीस्ट तू बायो अच्छी कर सकता है और थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर तो सब कुछ हो सकता है। एंड मैंने मेरे दोस्त के कहने के बाद उसको वापस कॉल नहीं किया, लेकिन उसकी बात को पूरा ध्यान रखा और बहुत मेहनत की। बायो में मेरे पहले 250 के आस-पास आए थे, लेकिन उसके बात करने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद मेरे 300 प्लस मार्क्स आने शुरू हो गए और नीट में भी मेरे 307 मार्क्स थे बायो में, जब 585 मार्क्स आए। केमिस्ट्री तो मैंने यूँ कहूँ तो मार्च लास्ट में मैंने अच्छी करी। मार्च लास्ट में मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एक फ्रेश स्टार्ट दिया, एनसीईआरटी पकड़ी और एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में पहले पूछे गए थे, उनको सारा को एक कॉपी में लिखा और उनको बार-बार पढ़ा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ के कॉन्सेप्ट तो सारे पीवाईक्यूज़ के आते ही हैं बार-बार। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में लिखा और बार-बार रिवाइज़ किया। तो केमिस्ट्री में तो मेरे बहुत अच्छा पेपर गया था। जब 23 का पेपर हुआ तो केमिस्ट्री की वजह से भी मार्क्स थे और फिज़िक्स में मैंने सारे फ़ॉर्मूला चार्ट्स बनाए। जो मैंने मार्च और अप्रैल में किया वो मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स थे अच्छे से। और बायो मैंने जैन में मेरे दोस्त के कहते ही स्टार्ट कर दी कि उसने कहा कि एटलीस्ट अभी तू 340 तो स्कोर कर ही सकता है, अभी से भी स्टार्ट करे तो। एंड उसकी बात सच हुई और जब पेपर हुए नीट 2023 का 24 का, तो उसके मार्क्स थे 540 और मेरे 585 थे। जबकि मेरे दोस्त ने मेरी जिसने हेल्प की वो एलन कोटा में था, उसके भी मार्क्स कम थे। लेकिन उसके सपोर्ट से, उसके गाइडेंस से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। फिर आगे मैंने सोच लिया कि अब मेरे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर्स मेरे सारे तैयार थे। मुझे समझ में आ गया कि मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। जब नीट के पेपर हुआ था तो मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक कर दी थी, जो अगर मैं 2-3 बार और रिवाइज़ करता तो नहीं होती। तो फिर मैं उन चीज़ों पे काम करने लग गया। 2-3 महीने बीते, अगस्त तक खुद से ही पढ़ाई करी। उसके बाद सितंबर में मैंने एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन की, जो सबको ही करनी चाहिए। आई थिंक एलन की होती है, हर इस ज़िले में लगभग होती है। एलन अचीवर टेस्ट सीरीज़ करके ड्रॉपर्स के लिए आती है। उस टेस्ट सीरीज़ में पार्ट टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करता गया और मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करते इवन बहुत अच्छे मार्क्स आते, 650 से कम तो बहुत रेयरली आते थे। तो उस टाइम मैं कॉन्फिडेंस था कि चॉइस में मेरा हो जाएगा। चॉइस में मार्क्स 649 तो आए, लेकिन वही फिर कट ऑफ चली गई, इतना सब कुछ हो गया। फिर जैसे आपने लोकल कोचिंग में एडमिशन लिया वहाँ पे, तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ अंडर कॉन्फिडेंस की जो बच्चे मेरे दोस्त या फिर बच्चे जो कोटा से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से अरे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पे कंटेंट अच्छा है, ऐसा कभी थिंकिंग नहीं आया? आया बहुत बार आया, क्योंकि उनके तो मार्क्स, जब उनके कोटा में एलएन के पेपर होते थे तो उनके मार्क्स 600 के आसपास हमेशा रहते थे और मेरे तो, मैं उनसे पेपर की पीडीएफ मांग के करता था तो भी 400 के आसपास ही रहते थे। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस पूरा लूज था कि यार वो सारे अब सेलेक्ट होंगे और मैं ही रह जाऊंगा, अब अपने दोस्तों से बिछड़ जाऊंगा वगैरह, कि भाई वो आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन मैंने दिसंबर तक वो कोचिंग कंटिन्यू करी थी। उसके बाद मुझे समझ में आ गई इस कोचिंग से ही मेरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मुझे घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज किया, खुद से मेहनत करी, एनसीईआरटी से हेल्प ली और उस कोचिंग के भी जो नोट्स थे और मेरे दोस्तों के जो एलएन की आईडी होती है उसके भी मैंने आईडी ले ली और वहाँ के नोट्स भी एक्सेस करता गया और अलग से अपने नोट्स बनाए 4 महीने और खूब जम के घिसा, तब मेरे 585 तक पहुँच पाया। बाकी कोचिंग टाइम तो मेरे 300 से भी कम आते थे, टेस्ट में भी मार्क्स थे 270 ऐसे आते थे। 270 से ज़्यादा तो लोगों को बायो में आ जाते और मेरे तो टोटल मिला के भी नहीं आते थे। दिसंबर तक का सीन था, तो दोस्तों के 600 आ रहे थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही नीट का रिजल्ट आया, हम दोस्तों में से हुआ किसी का भी नहीं, लेकिन उनके गाइडेंस और उनकी हेल्प की वजह से मेरे मार्क्स सब दोस्तों में सबसे ज़्यादा थे। जब इतने सारे ड्रॉप ईयर हो जाते हैं, जो बच्चे बहुत सारे ड्रॉप ईयर में होंगे अभी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं अब गिव अप कर देता हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है,
ऐसा कभी कि अब मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करता हूँ, नर्सिंग कर लेता हूँ, बहुत सारे और पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं। मेरा 2023 में जो सबसे बोल्ड अटेम्प्ट था, उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए, उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो 2024 के लिए प्रिपरेशन की, फिर वहाँ एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आया, तब मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देनी है एंड काम जॉइन कर लेता हूँ पापा का। तो मैंने कहा अपना कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है पापा का, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। उनके जो भी काम होता था, जो आगे बंदे लगा रखे थे उनको, उनके साथ जाता, काम करता। पापा को कुछ ही दिनों में पापा ने पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को अपने जो भी काम करते हैं उनके सामने, जो लोग थे बंदे जो उनके आगे काम करते हैं, उनके सामने ही मेरे को अच्छे से बेइज़्ज़ती वगैरह करके और भगा दिया कि भाई तू यहाँ काम नहीं कर सकता, तुझे जो करना है कर, पढ़ाई करनी है तो मेरा पूरा सपोर्ट है, ये काम-वाम तेरे काम का नहीं है, तुझे करना है तो इसके लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन अभी पढ़ाई कर अच्छे से। बड़े भैया ने भी यही बोला कि मैं तेरा फुल सपोर्ट करूँगा, तुझे जो चीज़ें वो चाहिए मैं सब दिला दूँगा, बस तू पढ़ाई कर। तो फिर मैंने मन मार के और 1 साल वापस बैठ गया। वो सीन हुआ। अभी बहुत सारे बच्चे, अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों काउंसलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। क्या उस समय आपकी थिंकिंग में चल रही थी काउंसलिंग के टाइम में, जब आपका नीट 2024 की काउंसलिंग चल रही थी, फिर काउंसलिंग के टाइम आप नहीं गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? बहुत सारे बच्चे न वो कहते हैं नंबरिंग में गलत कर देते हैं, ऊपर नीचे कॉलेजेस को बढ़ देते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, कुछ लोग गलती से, अब क्योंकि मैंने चॉइस में कॉलेज एक बार मेरे को बीटीएस अलॉट हो गया सेकंड राउंड में, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एक तो एमबीबीएस के लिए भी है और एक बीडीएस के लिए भी है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनके सेम नाम है और एमबीबीएस बीडीएस करवाते हैं। तो मैंने गलती से बीडीएस का कॉलेज भी ऊपर फिल कर दिया, तो क्योंकि चॉइस में इतने मार्क्स होते हैं कि बीडीएस अलॉट हो जाए, लेकिन मेरा प्रेफरेंस कभी बीडीएस था ही नहीं। तो वो काउंसलिंग की गलती की, लेकिन वो सेकंड राउंड में हुआ। सेकंड राउंड में अपन लेट गो कर सकते हैं, थर्ड राउंड में अपन लेट को नहीं कर सकते, जो मिलता है वो लेना पड़ता है, या फिर अपन इस राउंड में भी पार्ट नहीं ले सकते। तो थर्ड राउंड में अगर गलती हो गई तो काउंसलिंग से पूरा ही बाहर चले जाते हैं। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपने को एमबीबीएस के कॉलेजेस ही फ़िल करना है। और एक जब इस राउंड में मैंने जो गलती कर दी जिसकी वज़ह से मैंने कॉलेज खो दिया अपना, लेकिन वो मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, मुझे हॉस्पिटल में रहना बहुत ज़रूरी लगा उस टाइम। भले ही उसके बाद मुझे बहुत दुःख हुआ कि अगर मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर पाता तो आज मैं कॉलेज में होता। लेकिन मुझे भरोसा भी नहीं था उस टाइम कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उस रैंक पे होता नहीं था जनरली। राजस्थान की कट ऑफ इस राउंड की पहली बार इतनी कम गई थी। इस वजह से वो डिसअपॉइंटिंग तो रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। आपकी जर्नी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक बताएं तो क्या, कौन सा मोमेंट जो आपको बहुत रिग्रेट है पूरे ड्रॉप ईयर में या फिर इज ए नीट प्रिपरेशन में? मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट वो जो काउंसलिंग की मिस्टेक है वही है, वरना आज मैं सेकंड ईयर में होता और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा होता, वरना अभी मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। क्योंकि जो मेरा 1 साल खराब हुआ, उस साल की कोई वैल्यू नहीं बची अब, क्योंकि वो भले ही मैं सेलेक्ट हो गया था, मेरे मार्क्स थे, लेकिन वो आज से 10 साल बाद वो कोई नहीं मानेगा ये सारी चीज़ें। वो मेरा 1 साल खराब हुआ, उस साल में मैं और प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकता था लाइफ़ में, 1 साल और आगे जा सकता था, एमबीबीएस मेरी 1 साल पहले कंप्लीट होती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। जो बच्चे अभी नीट 2026 में अच्छा किए हैं काउंसलिंग के लिए, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जब आपके साथ ऐसा हुआ है काउंसलिंग में? जिनकी भी रैंक 35 के आसपास है या उससे उसके वो ऊपर है, उनको काउंसलिंग में पार्ट तो लेना ही चाहिए, और हर पार्ट को पूरे सारे जो ब्रोचर निकलते हैं काउंसलिंग के, राजस्थान के या किसी भी स्टेट के, उनको पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि चॉइस के टाइम उनको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया था डॉक्यूमेंट जमा कराने वाला पॉइंट, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे अलावा बहुत सारे लोगों की वजह से ये गलती हुई थी राजस्थान के काउंसलिंग में, तो ये सबसे हो सकती है मतलब। तो काउंसलिंग में पार्ट लेते वक़्त सारे डॉक्यूमेंट को जो ब्रोचर रिलीज़ होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। के बाद आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद जो पेपर आया 2025 में, एक जो पैटर्न में पूरा चेंजेस हो गए, पेपर का टफनेस बढ़ गया। कैसे पेपर को उस समय डील किया जब क्लास के अंदर थे, आप क्लासरूम में पेपर दे रहे थे? क्योंकि तब तो आपको पता भी नहीं होगा ना कि पेपर हार्ड है, पेपर इजी है, या मेरे से नहीं हो रहा है। बच्चे का यही होता है ना स्टार्टिंग में कि मेरे से नहीं हो रहा है। अब 25 का पेपर जब हाथ में आया, 4-5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे ही प्रिपरेशन में कोई कमी है, क्योंकि उस टाइम तक आया ही नहीं था, इतना टफ पेपर और इतनी कम कट ऑफ का कभी हुआ ही नहीं था, तो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि इतना टफ है। मुझे लगा कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, कहीं मेरी प्रिपरेशन में ही कमी है, क्योंकि मैं घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं करी थी। तो मेरे तो आधे घंटे बाद ही हार मान ली थी मैंने कि पेपर कंप्लीट ही कैसे होगा?
क्योंकि बायो के क्वेश्चन करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया, जबकि आधे घंटे 45 मिनट का ही पेपर होता है, लेकिन बहुत लेंथी पेपर था, टाइम बहुत चला गया। तो ये चीज़ को मैंने उस टाइम में हार तो लगभग मान ही ली थी। हाथ-पाँव काँप रहे थे मेरे, जब ओएमआर भर रहा था तभी मुझे लगा कि कहीं वो सर्कल गलत ना हो जाए। फिर भी मैंने जैसे-तैसे पेपर कंप्लीट तो किया, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक सारा वो अनसर्टेन था कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी किसको पता कि इतनी कम कट ऑफ कभी जा सकती है, 530 पे भी सिलेक्शन होगा। ये तो लास्ट ईयर एकदम ही हुआ था। उसके बाद जब ये सब हुआ, काउंसलिंग के बाद कॉलेज चले गए, अगर आप फिर से प्रिपरेशन करते, जैसे अब पेपर हार्ड आया, आपकी बात करें री-नीट 2026 का, या फिर नीट 2025 का जब हार्ड आया था, अगर आपको फिर से प्रिपरेशन करना होता, तो आप अपने पैटर्न्स में क्या चेंजेस करते? जैसे जो अभी के बच्चे हैं, जब पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या चेंजेस करते पढ़ाई के में, क्या चेंजेस करते, टेस्ट सीरीज में क्या चेंजेस करते आप? अभी अगर मैं 2026 का पेपर दे रहा होता तो जिस भी कोचिंग में, क्योंकि आजकल जो भी अच्छी-अच्छी कोचिंग है, सब वो टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं और उनके मॉड्यूल्स में भी टफ क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों से होते नहीं है जनरली वो क्वेश्चन। और मैंने नोटिस किया कि मेरे जो बैचमेट्स होते थे वो भी टीचर से पूछने में हिचकिचाते थे। तो मैं तो टीचर्स को फुल अपना जो है उनका यूज़ लेता, उनको पूछता, सारे क्वेश्चन करके जाता घर पे। हर रोज़ का चैप्टर हर रोज़ निपटाता था और वीकेंड्स पे रिवाइज़ भी करता, एंड टफ से टफ जेईई मेंस के क्वेश्चन की मतलब पीवाईक्यूज़ लगाता। एंड पूरे साल वीकेंड्स पे रिवीजन, दिवाली पे जब ये वेकेशन आएगा, हर कोचिंग में 10-15 दिन का वेकेशन आएगा, तो दिवाली से पहले का सारा सिलेबस वो कर सकते हैं रिवाइज़। ऐसे करते हुए बैलेंस करता, टेस्ट में मार्क्स बूस्ट करता और मार्क्स से ज़्यादा रैंक पे फोकस करता कि मेरी कोचिंग में, मेरी क्लास में मेरी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक रह रही है कि नहीं रह रही। क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी कोचिंग है जिनमें 1000-1000, 2-2000 से ज़्यादा ही सिलेक्शन होते हैं। तो वहाँ अगर किसी की रैंक अंडर 100, अंडर 200 रह रही, तो वो बहुत सेफ है। क्योंकि वरना तो 1000 रैंक वाला तो हो सकता है वो सेलेक्ट हो या ना हो, क्योंकि लास्ट तक जाते-जाते गेम चेंज हो ही जाता है। तो मैं अपनी रैंक पे फोकस करता कोचिंग में, और जब भी टेस्ट दे के आता, उसके पेपर्स के जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, उनके कॉन्सेप्ट को समझता, उनको सॉल्व करता और उनके फ़ॉर्मूलाज़ को एक अलग कॉपी में लिख लेता, ताकि अगला टेस्ट हो या अगला इस टॉपिक का टेस्ट हो, तो मैं ये चीज़ें देख के जाऊँ, ताकि ये गलती वापस ना करनी पड़े। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन नीट जैसे एग्जाम में बच्चे जो बायो का पोर्शन होता है उसमें बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। आपने बताया था कि आपको 270 मार्क्स टोटल आते थे, वहां से सिलेक्शन तक का सफर। बायो को कैसे डील करे, फिजिक्स को कैसे डील करे, केमिस्ट्री को कैसे डील करे, आपके वर्ड्स में? बायो बायो हिंदी मीडियम वालों की बहुत कम मार्क्स आते हैं। मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने तो कोरोना के टाइम अपने आप को इंग्लिश मीडियम में स्विच कर लिया और बायो इंग्लिश में कर ली, तो उनके मार्क्स तो 360 आए और 2024 में ही सेलेक्ट हो गए सिर्फ बायो की वजह से। तो जो लोग भी हिंदी मीडियम के हैं मेरे जैसे, वो बायो के लिए अपने पास इंग्लिश की एक एनसीईआरटी ज़रूर रखें, क्योंकि बायो के बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं हिंदी में, ट्रांसलेशन में गलतियाँ होती है, क्योंकि हिंदी की बुक ट्रांसलेट होती है इंग्लिश से, कोई भी वर्बली लिखता नहीं है उसको। और तो बायो में मार्क्स हिंदी मीडियम वालों को कम आने की कोशिश रहती है, तो उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी बुक से, एल और कोई भी पेपर जो एलएन वगैरह के हैं, जो प्योर एनसीईआरटी पेपर्स, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है, उनके बहुत ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि उनका हर क्वेश्चन, हर एनसीईआरटी की हर लाइन पे उनकी कमांड हो सके। और केमिस्ट्री के लिए तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ो, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो। एनसीईआरटी के जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म होता है चैप्टर का, उसके नीचे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर बार दे रखे होते हैं। अगर उनको इन डेप्थ पढ़े, अगर ऊपर वाले पोर्शन को वापस रिवाइज़ कर लें, उन क्वेश्चन को देख के, और अगर वो क्वेश्चन ना हो रहे तो उनको अलग से एक कॉपी में लिख लें, या जेईई मेन के क्वेश्चन आजकल उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में। तो जेईई मेन के पीवाईक्यूज़ लगाएँ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। और फिजिकल में किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आज सारे भी सेम है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर चैप्टर में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन उनको करने की ज़रूरत है। और फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एकमात्र की है, और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा उसका फ़ॉर्मूला अलग से एक कॉपी रखनी चाहिए। मैंने भी एक कॉपी बनाई थी जिसके 40-50 पेज ही होंगे, उतने में मेरे सारे फ़ॉर्मूला निपट गए थे केमिस्ट्री के और फिजिक्स दोनों के। और कुछ लाइनें केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की भी मैंने उसमें लिख दी थी। बहुत छोटा-छोटा ही लिखना है, क्योंकि हमें ही पढ़ना है, बेचना तो है नहीं उसको। तो जैसा हमको समझ में आए वैसे छोटा-छोटा लिख के कम पेजेस में निपट सके, ताकि आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री रिवाइज़ कर सको। सारे फ़ॉर्मूला उन्हें वही फ़ॉर्मूला लिखने हैं जो मुझे नहीं आ रहे। अब कुछ फ़ॉर्मूला होंगे चैप्टर के जो आप भूल ही नहीं सकते, उनको लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। एक चैप्टर में मुश्किल से 10 फ़ॉर्मूले होंगे,
मुश्किल से 10 होंगे, जो हमें याद नहीं रहते, उनको लिख लो, उनको वीकेंड्स पे रिवाइज़ करना। अब मेरे 1 वीक के अगर 5 फ़ॉर्मूला 10 फ़ॉर्मूला बन रहे हैं फिज़िक्स के, संडे को बैठ के रिवाइज़ करने में कितना ही टाइम लगेगा? तो फ़ॉर्मूला शीट बहुत ज़रूरी है फिज़िकल और फिज़िक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सारी लाइनें हैं जो कभी नहीं भूलते अपन, कॉन्सेप्ट सी है, लेकिन कुछ लाइनें एनसीईआरटी की ऐसी है जो अपन बार-बार भूलते हैं, उनको एक अलग से पतली सी कॉपी रख के उनमें लिखें ताकि वीकेंड्स में उनको रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि ऐसी लाइनों को जितना रिवाइज़ करेंगे, उतना वो होगा। और बायो के लिए भी कुछ लाइनें तो आप अलग से लिखो ही लिखो, मैंने भी लिखी थी। एक अगर 40-50 रुपए की कॉपी है तो उसमें तीनों के फ़ॉर्मूला, लाइनें वगैरह सब आ जाएँगे, बायो, केमिस्ट्री एंड और फिज़िक्स के सबके आ जाएँगे। और बाकी बायो को वीकेंड्स पे बायो को कम से कम 10 से ज़्यादा बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी, 20 बार भी कर सकते हो तो कर लो। और बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जिनके हिंदी मीडियम होते हुए भी 340 मार्क्स आए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर्स लगाए थे। मेरे तो बायो में 292 ही आए, 2025 के पेपर में भी, और 2024 के पेपर में भी 325 ही आए थे। मेरे बायो की वजह से ही सिलेक्शन रुक रहा है हर बार। 2 पिछले 2 पेपर्स की वजह से तो बायो में ही मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और एनसीईआरटी पे जो हिंदी में गलतियाँ हैं मैं पकड़ नहीं पाता था, और फिर इंग्लिश में मुझसे होती नहीं थी। अब तो कॉलेज में अब तो इंग्लिश में कर रहे हैं सारे, लेकिन उस टाइम मेरे से मुझे लगा कि कैसे करूँ वगैरह, तो मैनेज कर नहीं पा रहा था इंग्लिश में। तो जो लोग भी इंग्लिश में कर लेंगे बायो को, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, या इंग्लिश की एनसीईआरटी साथ रखें और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हम बात करें बायो के अलावा एक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिलेक्शन के लिए। टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए? आप कैसे करते थे टेस्ट एनालिसिस? मैं टेस्ट देने जा रहा था, 2 से 5 हमारा टेस्ट रहता था। टेस्ट दे के वापस आया, 10 आधा घंटा घंटा फ्रेश हुआ, कुछ खाया, उसके बाद बैठता था, जो मेरे क्योंकि आंसर की मैं आते देते हैं, तो मार्क्स कैलकुलेट किए और जो गलतियाँ कर लेता था। बायो का पेपर एनालिसिस करने में मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगता है, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि गलतियाँ ज़्यादा बच्चे करते नहीं बायो, क्योंकि बायो वाले ही अब नीट की तैयारी करते, तो बायो तो उनका स्ट्रॉन्ग है ही। तो बायो का पेपर आधे घंटे में एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री में भी इतना ही लगभग घंटा भर मान लो। सारे क्वेश्चन जो गलत होते थे मैं उनको सॉल्व करता, और जो मुझे लगता है कि मैंने सिली मिस्टेक की है, उनकी तो मैं बस एक लिख लेता था कि भाई मेरे को यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी है, एक लाइन लिख के, और उसमें मेरी जो शॉर्ट नोट्स थे उसमें लिख के रख लेता। और जो फ़ॉर्मूला मुझे याद नहीं आया हुआ तो वो फ़ॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में लिख लेता, और उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ 1-2 पॉइंट लिख लेता ताकि मुझे हिंट मिलता रहे जब भी पढूँ वापस, कि भाई ऐसे क्वेश्चन में मुझे इस फ़ॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। और फिज़िक्स के लिए भी मैं तो यही करता था। जैसे ही टेस्ट देके आओ उसी दिन उसका एनालिसिस करना रहता है, क्योंकि अगले दिन अपने को अलग टारगेट्स बनाने हैं, अलग पढ़ना है वापस। और जैसे ही पढ़ने बैठे तो हर रोज़ रात को हमें एक टारगेट 10 मिनट लगता है, रात को सोने से पहले 10 मिनट लिख के बैठ सकते हैं कि कल मुझे क्या पढ़ना है। इससे हमें सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। बच्चे ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि हम जब एमबीबीएस में जाएँगे तो हमें कुछ अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। क्या डिफरेंस होता है? क्या एमबीबीएस में जाके कोई ड्रॉप ईयर के बारे में पूछता है? सही बोलूँ तो नहीं पूछता कोई इतना, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। आप कॉलेज में आ गए बस, क्योंकि सब लोग वहाँ मेडिकल का एग्ज़ाम दिखा है, और 1-2 ड्रॉप तो सभी के होते हैं नॉर्मली। 3 ड्रॉप वाले और 4 ड्रॉप वाले कम होते हैं, लेकिन कोई आपका बुली करना या चिढ़ाना कोई नहीं करता, सब अपने काम से काम रखते हैं। कुछ कॉलेजेस में, जैसे मुझे, जब मैंने अपना पेज बनाया उसके बाद कुछ मैसेजेस आए थे कि भैया हमें बुली करते हैं लोग, ऐसा करते हैं, क्या मैं प्रिपरेशन करूँ कि नहीं करूँ? मेरी एज 24 साल हो गई है, ये हो गया है, एज के रिलेटेड बुली होगा या लोग मुझे चिढ़ाएँगे। तो मैंने कहा कोई नहीं करता, और ऐसा अगर करते हैं तो वो मैं डॉक्टर बनने के लायक भी तो नहीं है। अगर वो अभी से ऐसा करे लोगों के साथ, तो उनको तो कैसे-कैसे लोगों को ठीक करना है, उनके आगे कैसे-कैसे पेशेंट्स आने वाले हैं। ये मेडिकल प्रोफ़ेशन में कोई नहीं करता। बहुत अच्छे जो इंसान है या जो रियल में डॉक्टर बनने वाले हैं, तो वो तो नहीं करते आपको। क्या चेंजेस आए हैं? एक मतलब जैसे एक नीट एस्पिरेंट जिसका ड्रीम होता है एमबीबीएस करना और अब जो एमबीबीएस कर रहे हैं आप, क्या चेंजेस लाइफ में आए हैं? एक भरत पटेल और एक फ्यूचर डॉक्टर भरत पटेल के अंदर? सही बताऊँ तो सर, पहले मैं फैमिली फंक्शंस में जाने से भी डरता था। मेरे को वही लगता था कि, क्योंकि जाते ही सबसे पहले यही पूछते थे, क्या कर रहा है? अभी तक नहीं हुआ, कितना टाइम और लगेगा वगैरह, तो लेकिन अब जाता हूँ तो सब डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं। पहले तो आपका नाम ही लेना छोड़ देते हैं लोग, सब डॉक्टर साहब करते हैं, तो रिस्पेक्ट फ़ील होती है। और कॉलेज में भी टीचर्स हैं, हमें सपोर्ट खूब करते थे, और हम पढ़ रहे थे, हमें पता है कि हम एक ऑनेबल प्रोफ़ेशन की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल है, बहुत पढ़ना है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप पेशेंट्स को ठीक करोगे, जो आपको उनको देख उनके चेहरे पे स्माइल लाओगे, तो
वो सारा वर्थ इट भी लगेगा। अभी मेरे को पहले मेरे घरवाले मेरे को एक साइकिल पसंद आई थी, शायद 12th में पढ़ता था तब, तो वो भी नहीं दिलाई थी मेरे घरवालों ने, कि भाई तूने, और रियल बात ये थी कि जब तक हम कुछ नहीं करते तो मेरे घरवालों के पास पैसे की दिक्कत नहीं है, मेरे पापा का अच्छा खासा बिज़नेस है तो, लेकिन वो आपको कुछ घरों में होता है ऐसा, बहुत सारे घरों में नहीं होता होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो लोग उनकी विश पूरी करते हैं, और ये विश पूरी करना कहीं हद तक तो गलत है, क्योंकि फिर उनको सब कुछ मिल रहा है तो वो मेहनत किसके लिए करेंगे? अब जो मुझे उस टाइम मेरे को मैंने फ़ोन के लिए बोला 24 में कि भई 24 अल्ट्रा आया है, मुझे दिला, वो भी नहीं दिलाया, मेरी साइकिल नहीं दिलाई। लेकिन जैसे ही 25 का रिज़ल्ट आया, मुझे 1 डेढ़ लाख का टैबलेट दिलाया, 1.5 लाख का फ़ोन दिला दिया सैमसंग का 25 अल्ट्रा, और अभी बाइक भी दिला रहे, तो अभी घर वाले भी तभी सपोर्ट करेंगे जब हम कुछ बन जाएँगे। उनके पास पैसे हो ना हो वो सब कुछ करते हैं, लेकिन पहले हमें बन के दिखाना होता है, हमें प्रूव करना होता है कि हम भी कुछ किए हैं मतलब। ये 4 ईयर का ड्रॉप, क्या ये वर्थ इट लगता है खुद को कि हाँ वर्थ इट था? बच्चे अभी मतलब डिलेमा में रहते हैं ना जब ड्रॉप ईयर में, कि वर्थ इट होगा नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? मेडिकल फील्ड में मेरे 4 ड्रॉप क्यों, अगर मुझे 1 और लेना पड़ता तो भी मैं शायद और ले लेता, क्योंकि और अब मुझे कॉलेज में जाके ये सच में वर्थ इट लगता है, क्योंकि एक जो रिस्पेक्ट मिल रही है और जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, शायद ये चीज़ें कोई नहीं सीख पाता ना। जो मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगा, अभी सेकंड ईयर से मेरी पोस्टिंग शुरू होंगी, जो मैं लोगों की तकलीफ़ें देखूँगा, उनको हील करूँगा। ये चीज़ तो सिर्फ़ मेडिसिन में ही पॉसिबल है, तो अब ड्रॉप लग रहे हैं तो जिनके लग गए, अब लास्ट ड्रॉप मान के बढ़िया से पढ़ाई करो, ताकि अब और ड्रॉप ना लगे और टाइम पे मेडिकल कॉलेज पहुँचो। योर फ्यूचर मेडिकल कॉलेज इज़ वेटिंग फॉर यू। क्योंकि डॉक्टर बनना सच में वर्थ इट है, मेडिसिन बहुत अच्छी है। मेरे घरवालों ने मेरी विशेज़ पूरी की। घर पे इज़्ज़त है, अब मतलब घर पे तो पहले भी थी, लेकिन बाहर जब अपन जाते हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं लोग। अब नाम से नहीं बुलाते, डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं, वो आपको अलग फ़ील होगा। आप घर पे कोई डिमांड रखोगे और घर वाले पूरे करने में समर्थ होंगे तो वो पक्का पूरा करेंगे। समर्थ पहले भी होंगे, लेकिन पहले पूरा करेंगे नहीं, क्योंकि आप जब तक कुछ करके नहीं दिखाओगे, उनको आप पे भरोसा नहीं होगा कि ये कुछ कर सकता है मतलब। फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस जानना चाहें, क्या था फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे? फर्स्ट ईयर तो सभी के लिए थोड़ा टफ ही रहता है, क्योंकि जैसे मैं हिंदी मीडियम से था और सडनली जब मैं डे 1 पे गया तो मैं सच में रो दिया था कि इंग्लिश की बुक्स ये सब, जब मुझे लगा कि इतना पढ़ना है, क्योंकि पहले दिन जाके मैं नहीं समझ में आता ना कि कैसे सब कुछ ये सब टैकल करना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है वो सब हो जाता है, धीरे-धीरे समझ में आता है कि इतना टफ भी नहीं है। डे 1 पे लगता है कि यार 9 से 5 कॉलेज है, पूरे दिन बैठे रहना है, कैसे मैनेज होगा? लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ये तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि डॉक्टर को जब 10 घंटे की सर्जरी करनी पड़ेगी स्पाइनल कॉर्ड की, तब वो क्या करेगा? जब कोई न्यूरोसर्जन होते हैं, उनको 10-10 घंटे की 7-8 घंटे की सर्जरी ही करनी पड़ती है खड़े-खड़े। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तो हमें मेडिकल कॉलेजेस है ना, उसी के लिए तो हमें ट्रेन कर रहे हैं। तो पहले 1-2 महीने मुझे लगा कि यार बहुत टफ है वगैरह, लेकिन उसके बाद मेरे लिए वो एकदम हैबिचुअल हो गया। जैसे ये एंड करने से पहले इतने सारे इनसाइट्स बताएँ, आप अपनी तरफ से क्या ऑडियंस को बोलना चाहोगे? और सबसे एक और भी इंटरेस्टिंग कि जो सबसे ज़्यादा आप मिस्टेक्स बच्चों के अंदर देख रहे हो, आज की जनरेशन के अंदर जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं मेरे जूनियर्स को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करो, और जो अब 12th में है वो भी बहुत अच्छे से करो, और जो ड्रॉप में है जिसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ड्रॉप है, इसको अपना आखिरी ड्रॉप मानते हुए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी 7-8 महीने हैं, और मैंने भी 2024 के बाद अक्टूबर में ही स्टार्ट किया था। अभी से इतना टाइम खूब है कि आप आराम से नीट 2026 में अपनी जीएमसी में सीट सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि अभी तो सीट्स भी इंक्रीज़ हो रही है। हमारे टाइम पे सीट्स चॉइस के टाइम कम थी। अभी तो 30,000 रैंक वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है। मेरे टाइम 27,000 वाले का भी नहीं हुआ था। तो खूब मेहनत करो, मेडिकल कॉलेज में जाके मज़े भी करने को मिलेगा। सोशल मीडिया भी वहाँ एक्सप्लोर कर लेना। अभी कोई भी सोशल मीडिया मत चलाओ, फ़ोन मत यूज़ करो। सिर्फ़ घर पे बात करने के लिए एक छोटा वाला कीपैड फ़ोन रख लो, या जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको फ़ोन चाहिए तो सोशल मीडिया सारे ऑफ रखो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब चलाने के लिए खूब टाइम मिलेगा कॉलेज में। पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई कॉलेज में हम लोग पढ़ाई से ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ यही करते हैं, फिर भी पास हो जाते हैं। तो आपको उस टाइम ये सब चीज़ें करने का खूब समय मिलेगा। अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, रील देखते थे, 2-2 3-3 घंटे खराब कर देते हैं। तो ये सब बंद करके अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दो, अपने सारे सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। व्हाट्सएप रख सकते हो ताकि आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो, और आप कभी क्वेश्चन भेज के दो उसके लिए रख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना या इंस्टा रील्स देखना, इन सब में अगर 7-8 मिनट नहीं देखोगे तो जो कॉलेज मिलेगा तो वर्थ इट लगेगा। कॉलेज जाने से पहले भी तुम्हारे पास 4-5 महीने होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, और उसके रिजल्ट के पहले तुम आराम से तब सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करते-करते बोर हो जाओगे।
इसमें भी कोई खास चीज़ है नहीं। सो मच। हमारी तरफ से ये रहेगा कि आप ऐसे ही आप बच्चों की मदद कर पाएँ और फ्यूचर में चल के जो भी पेशेंट्स आएँगे आपके पास, उनकी आप अच्छे से केयर कर पाएँ, आप उनको क्योर कर पाएँ और ऐसे ही मदद करते रहें लोगों की। और ऐसे इनसाइट्स भर हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, जो आपके साथ जर्नी रही आपकी ड्रॉप ईयर में, आपकी जो मिस्टेक्स रही, वो शेयर करने में और साथ में स्ट्रैटेजी शेयर करने में बच्चों को, स्पेशली हमारे पर्टिकुलर बात की है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट किया, मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।